हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट क्या होता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से ऑलरेडी हम रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम रमन इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी में क्या होता है, क्वांटम थ्योरी में हम लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करके लेके चलते हैं। और जब बात करते हैं हम क्लासिकल थ्योरी की, तो क्लासिकल थ्योरी में हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटम थ्योरी से रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे हम जो लाइट है उसको एज ए पार्टिकल ट्रीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रमन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी की हेल्प से हम रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे जो लाइट है उसको हम एज ए पार्टिकल लेके चलेंगे और उस पार्टिकल या फिर फोटोन लेके चलेंगे। और उस फोटोन का जो एनर्जी है वो क्या होगा, हमारे पास एच न्यू एनर्जी होगा। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हमने मान लिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है या एक स्केटर्ड है, और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई, जिसका फ्रीक्वेंसी एच न्यू है। और यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं वो एज ए पार्टिकल या एज ए फोटोन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया, तो फोटोन और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा या इंटरेक्शन होगा, उसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक कोलिजन हो। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन हो। जो इनइलास्टिक कोलिजन्स में जो लाइंस आती हैं उसको हम बोलते हैं रमन्स लाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमने कोई भी फोटोन या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट करवाई, तो जैसे ही इनके बीच में कोलिजन होगा तो रे क्या होगी, स्कैटर्ड होके आगे जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है और स्कैटर्ड वेव की जो एनर्जी है, दोनों की एनर्जी सेम रहती है। मीन्स यहाँ पे भी फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो यहाँ पे भी फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, एच न्यू रहेगी। इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड वेव की फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स जब कोलिजन होगा, ये मॉलिक्यूल्स ना तो इस इंसिडेंट एनर्जी की मतलब इंसिडेंट रे की एनर्जी को लेगा, और ना ही मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को इस इंसिडेंट रे को देगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, जिसको हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, हमने मान लिया हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने फिर से यहाँ पे एच न्यू एनर्जी या फ्रीक्वेंसी की, हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट की। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, जो हम इंसिडेंट रे इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो ये हो सकता है ये इंसिडेंट रे अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को दे दे, या सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी इस इंसिडेंट रे को दे दे। तो फर्स्ट केस में की बात करते हैं, इसमें ये इंसिडेंट फोटोन अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को दे देगा, और मॉलिक्यूल्स को देने के बाद क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड होगा। तो यहाँ पे जो स्कैटर्ड वेव है उसकी एनर्जी, स्कैटर्ड वेव की एनर्जी कम रहेगी और इंसिडेंट वेव की एनर्जी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे इसको बोल दिया हमने एच न्यू डैश। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी ज्यादा है और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी कम है। कम एनर्जी क्यों आई, क्योंकि इंसिडेंट रेडिएशन ने अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को दे दी, या मॉलिक्यूल्स ने इंसिडेंट रे की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एच न्यू ग्रेटर देन है एच न्यू डैश से। ये है सेकेंड पॉसिबिलिटी, जो कि हम काउंट करते हैं रमन्स लाइंस के अंदर। और रमन्स लाइंस में भी बात करें तो हम इसको बोलते हैं स्टोक्स रमन्स लाइंस, या फिर स्टोक्स लाइन भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, हमने यहां पे एक मॉलिक्यूल्स लिया और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, जिसका फ्रीक्वेंसी एच न्यू है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी इस इंसिडेंट रे को दे देगा, और यहां से लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो इस केस में ये होगा, जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी कम रहेगी और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा रहेगी। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी को इस इंसिडेंट रेडिएशन को दे दिया है। तो यहाँ पे हमने मान लिया एच न्यू डैश। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, जो एच न्यू डैश है इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा और इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी कम रहेगा। तो बेसिकली तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, जिसके अंदर जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा।
सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे देगा और मॉलिक्यूल्स को देने के बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसको हम रमन्स लाइंस भी बोलते हैं। रमन्स लाइंस में हम इसको स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। और उसके बाद जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हमने देखा कि हम जो इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कर रहे हैं उस इंसिडेंट रेडिएशन को ये मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ से एनर्जी दे देगा और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और जो थर्ड केस है इसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। उसके बाद हम इस चीज को एनर्जी लेवल डायग्राम से और समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स मान लिए हमारे पास, E1 एनर्जी लेवल्स और इसको बोल दिया हमने ये E डैश एनर्जी लेवल है, ये E डबल डैश एनर्जी लेवल्स है। E डैश का एनर्जी लेवल्स ज्यादा है और E डबल डैश का एनर्जी लेवल्स कम है। ये हमने वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स माने हैं। तो हमने मान लिया इनिशियली हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है ये हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मान लिया और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने रेडिएशन hν फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या hν फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यहां से एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट हमने यहाँ पे कोई भी एक वर्चुअल स्टेट मान ली, यहाँ पे हमने एक वर्चुअल स्टेट मान ली है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, थोड़ी देर तक 10⁸ सेकंड या 10⁹ सेकंड तक एक्साइटेड या वर्चुअल स्टेट के अंदर रहेगा और वापस क्या आएगा, लोअर स्टेट में आएगा। तो जहां से मॉलिक्यूल्स जितना एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने लिया था उतना ही एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने वापस दे दिया। तो ये जो फर्स्ट केस है इसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। मींस इंसिडेंट रेडिएशन का जितना फ्रीक्वेंसी था उतना ही स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। तो इसको हम काउंट करते हैं रिले स्कैटरिंग के अंदर। उसके बाद जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, यहां पे हम बता देंगे ये वर्चुअल स्टेट है हमारे पास। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है हमारे पास, ये एक मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने hν फ्रीक्वेंसी hν एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल की। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट हमने मान ली यहाँ पे वर्चुअल स्टेट, वही वर्चुअल स्टेट। तो मॉलिक्यूल्स जब वापिस आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वापिस आया तो वो E2 एनर्जी स्टेट के अंदर नहीं आएगा, E1 एनर्जी स्टेट के अंदर आएगा। इसको हम काउंट करते हैं स्टोक्स लाइन के अंदर। यहां पे हम लिख देते हैं इसको स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइंस। इस केस में क्या होता है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जैसा हमने यहां पे देखा था, जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो अपनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स को दे देती है और स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो E1 है, E डैश और E डबल डैश, इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हमने बोल दिया डेल E। और डेल E हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या है, E डैश माइनस E डबल डैश हमारे पास डेल E है। उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉसिबिलिटी की। तो थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है इनिशियली E1 एनर्जी लेवल्स के अंदर है और इसके ऊपर हमने रेडिएशन फॉल की hν फ्री एनर्जी की। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा या वर्चुअल एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा और वापस जब आएगा तो ये E2 E डबल डैश एनर्जी लेवल्स के अंदर आएगा। गया कहां से था, E डैश एनर्जी लेवल से, और आया कहां पे है, E डबल डैश एनर्जी लेवल्स में वापस आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन में क्या होता है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो स्टोक्स लाइन है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और एंटी स्टोक्स लाइन की इंटेंसिटी यहाँ पे कम होती है। तो ये था हमारे पास रमन इफेक्ट। और अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन स्कैटर्ड, या मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी लाइट को जब हम किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर या स्कैटर्ड के ऊपर फॉल करते हैं, द फोटोन कोलाइड विद ए मॉलिक्यूल्स। तो वहां पे फोटोन मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद वहां पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी आती है। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी इन कोलिजन। कोलिजन के अंदर 3 पॉसिबिलिटी कौन सी आएंगी, पहली पॉसिबिलिटी जो हमने देखी थी वो रिले लाइंस की थी या फिर इलास्टिक कोलिजन हमने वहां पे देखा था। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, द कोलिजन में बी इलास्टिक दैट इज स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स मेंटेन्स इट्स इनिशियल एनर्जी स्टेट। मीन्स हमारे पास जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है
और जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी उतना ही रखता, मीन्स मॉलिक्यूल्स ना तो अपनी एनर्जी उस इंसिडेंट रेडिएशन को देता है, ना ही इंसिडेंट रेडिएशन से कोई एनर्जी लेता है। तो मॉलिक्यूल्स अपनी इनिशियल एनर्जी स्टेट के अंदर ही रहेगा, इंसिडेंट वेव उसके ऊपर गिरने के बाद और स्केटर्ड होने के बाद तक। द फोटोन इज स्केटर्ड विद इट्स एनर्जी अनचेंज गिव राइज टू रिले लाइंस। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड वेव रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जिसको हम रिले लाइंस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने क्या देखा, जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक होगा, और इन इलास्टिक कोलिजन में भी हमने दो पॉसिबिलिटी देखी थी। द कोलिजन में भी इन इलास्टिक इन विच मोलिक्यूल्स इन इट्स इनिशियल ग्राउंड स्टेट, मोलिक्यूल्स हमने मान लिया हमारे पास इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में कहां पे, E" एनर्जी लेवल्स के अंदर हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को माना। इसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन फॉल की वर्चुअल एनर्जी स्टेट में जाएगा, और जब वापस डीएक्साइट होगा तो डीएक्साइट होने के बाद कहां पे आएगा, E' एनर्जी लेवल्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने यही बता रखा है, इनिशियली मॉलिक्यूल्स कहां पे है, E" एनर्जी लेवल्स में है। दिस एनर्जी फ्रॉम द फोटोन एंड गोज टू हायर एनर्जी स्टेट, और जैसे ही इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोटोन डालते हैं तो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा या वर्चुअल स्टेट के अंदर जाएगा, और जब वापस मॉलिक्यूल्स डीएक्साइट होगा तो डीएक्साइट होने के बाद मॉलिक्यूल्स कहां पे आएगा, E' एनर्जी लेवल्स के अंदर आएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो स्कैटर्ड वेव के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। उसके बाद विद ए स्मॉल एनर्जी, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, हाँ जो मॉलिक्यूल्स है इसके ऊपर हमने hν फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इसके एनर्जी का रेडिएशन इसके ऊपर फॉल किया था, और मॉलिक्यूल्स आया कहां पे, यहाँ पे। तो कितना एनर्जी के अंदर चेंज आया, और ये जो गैप है हमारे पास क्या है, डेल E। तो इस hν में से अगर मैं डेल E माइनस कर दूं तो हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि कितना उसके एनर्जी के अंदर चेंज आया है। उसके बाद दिस गिव्स राइज टू रमन लाइंस, और ये क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रमन लाइंस बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होता है और स्कैटर्ड रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स लाइंस बोलते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि स्टोक्स लाइंस का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता है। उसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, द फोटोन में भी कोलाइड विद स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी किसमें, एक्साइटेड स्टेट बोले तो E', और इसके ऊपर जब हम मॉलिक्यूल्स फॉल करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट या वर्चुअल स्टेट के अंदर जाएगा, और जब डीएक्साइट होगा तो कहां पे, E1 से गया था, E' से गया था, और कहां पे आ रहा है, E" में आ रहा है। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम है और स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस केस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी उस इंसिडेंट रेडिएशन को दे देगा। तो यहां पे भी हमने यही बताया है, इन दिस केस मॉलिक्यूल्स इज डीएक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, और मॉलिक्यूल्स जब डीएक्साइट होगा तो कहां पे जाएगा, E" पे आ जाएगा, और गया कहां से था, E' से। द फोटोन इज स्कैटर्ड विद इंक्रीज एनर्जी hν प्लस डेल E, मीन्स hν का तो हमने उसके ऊपर एनर्जी का तो हमने डाला था, और डेल E क्या है, उन दो स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी स्टोक्स लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड ऑफ रिले स्कैटरिंग। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिले स्कैटरिंग दिखाई, और रिले स्कैटरिंग के जो साइड में हमने सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टोक्स और एंटी स्टोक्स रमन लाइंस को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्साइटेड स्टेट इज वेरी स्मॉल, मीन्स जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, हमारे पास बहुत स्मॉल है, और ऐसा बहुत कम होता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाए। अगर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो हमारे पास जो एंटी स्टोक्स रमन लाइंस हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी एज कंपेयर टू स्टोक्स रमन लाइंस की। तो ये था हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर समझ आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।